नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, एलवेस्टिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपसे मुद्रा के प्रमुख लक्षण या उसकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करूँगी। अब तक हमने जिन सारी परिभाषाओं को देखा उससे कुछ बातें निकलती सामने आई, और वही सारी बातें, वही सारे प्रमुख लक्षण जो हैं मुद्रा के लक्षण होते हैं। जैसे मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होती है, अर्थात लोग बिना किसी संकोच के इसे सौदों या ऋणों के भुगतान के लिए स्वीकार करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, कहीं कुछ खरीदना है या कहीं कुछ बेचना है, तो हम आसानी से मुद्रा के आदान प्रदान के आधार पे इन कार्यों को कर लेते हैं। हमें सामान्य स्वीकृति इसकी मिल जाती है। कोई दुकानदार अपनी दुकान में सामान रखता है और कोई व्यक्ति उसको जब खरीदने के लिए जाता है तो उसकी जो मूल्य होती है उतना पैसा वो आसानी से दे करके उन सामानों को ले लेता है। इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ मुद्रा में एक सामान्य स्वीकृति होती है, अंडरस्टूड है कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम आसानी से उन पैसों के माध्यम से उसको खरीद सकते हैं। मुद्रा को व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करता है, अर्थात मुद्रा में स्वीकृत स्वैच्छिक होती है। मुद्रा में क्रय शक्ति होती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे हम किसी भी चीज़ को खरीदने की ताकत रखते हैं। खरीदने की शक्ति जो होती है वो मुद्रा में ही होती है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के विषय में। वस्तु खरीदना तो आपको समझ में आता है कि हमें कोई भी सामान खरीदना है, हम किसी भी प्लेस पे गए, किसी भी जगह पे गए जहाँ वो वस्तु मिलती है, हम उसके कीमत के अनुसार, उसके मूल्य के अनुसार उतना पैसा देते हैं और वस्तु लेकर के चले आते हैं। अब ये एक नया शब्द आ गया सेवाओं के विषय में। ये सेवाएं क्या है? हम मुद्रा के द्वारा कैसे सेवाएं ले सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें कोई टेलर का, कोई टेलरिंग का काम करता है, आप अपना कपड़ा उसको देते हैं, साथ ही साथ उसको आप कुछ रुपए भी देते हैं जितना अगला तय करता है। उसके बाद आपको एक निश्चित समय में उस कपड़े के आपकी इच्छा अनुसार वो कपड़ा डिज़ाइन करके मिल जाता है जिसे आप पहनने योग्य समझते हैं, उसके अनुसार आप उसको बनवा लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कपड़ा आप दिए, पैसा आप दिए, बाद में कपड़ा आपको मिल गया और पैसा तो आपको मिला नहीं, लेकिन उस कपड़े को टेलर ने काट करके एक सही आकार, एक सही मेजरमेंट में उसको बना के आपको दे दिया। ये क्या है? सेवा है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप उनको फी देते हैं और वो उसके बदले में क्या देते हैं? आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए, दवाई बता दिए, कुछ और नियम कानून बता दिए, ऐसे ऐसे करिए आप ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? ये सेवा है। सैलून में गए, आप कटिंग कराए, कुछ भी किए, वहाँ उस सेवा के बदले में आपने क्या दिया? मुद्रा दिया, पैसा दिया। इस तरह से सेवाओं को लेना मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है। किसी बस से आपको कहीं सफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है, आपने क्या किया? कुछ रुपए आप दिए भाड़े के रूप में और उसके बदले में आपको व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। ये भी एक सेवा का ही रूप है। ऐसे विभिन्न तमाम कार्य अभी भी हमारे इर्द गिर्द आसानी से हमको देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम सेवा का नाम देते हैं। लेकिन इन सेवाओं के बदले में हमें कुछ मूल्यों का भुगतान करना होता है। तो ये मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है कि हम किसी वस्तु को खरीदें या हम किसी भी काम के लिए किसी की सेवा अगर हम लेना चाहते हैं तो हम मुद्रा के विनिमय के द्वारा आसानी से उसको कर सकते हैं। अगला है मुद्रा मूल्य मापक है, अर्थात उसके मूल्य को हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जा सकता है।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम रुपए को, करेंसी को इकट्ठा करके हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। कहते हैं कि ये हमारा संचित पूंजी है। हम पैसा इकट्ठा करके अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए अपने हर कार्य को कर लेते हैं। वो क्या है? वो एक सहायक है, साधन हमारे लिए है। इसीलिए कहा गया है मुद्रा साधन है, साध्य नहीं। अर्थात मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम उसको एक साधन के रूप में प्रयोग मिला करके अपना हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। मुद्रा में तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। तरलता से आशय किसी साधन को बिना किसी विलंब, कठिनाई या हानि हुए नगद मुद्रा में बदलने की क्षमता है। ऐसे लिक्विड, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं, कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, कोई मकान है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, तो हम गोल्ड है, कोई बॉन्ड है, इसको हम कभी भी बेच करके उस मनी को अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है मुद्रा में तरलता होती है। मुद्रा एक अवधारणा नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय तत्व। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम केवल मान लिए, समझ लिए, हो गया, बल्कि एक सक्रिय तत्व है, एक ऐसा एक्टिव एलिमेंट है कि जिसके बगैर हम अपना कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसको मुद्रा का एक सक्रिय तत्व कहा गया है, केवल एक कॉन्सेप्ट ही नहीं। इस तरह से ये सारे के सारे विशेषताएं या लक्षण मुद्रा के हैं। अब आइए फंक्शन ऑफ मनी के विषय में चर्चा करते हैं। सामान्यतः मुद्रा के 4 काम बताए गए हैं: माध्यम, मापक, संचय और आधार। एक कविता के माध्यम से भी इसको कहा गया है। मुद्रा के हैं कार्य 4: माध्यम, मापक, संचय और आधार। वैसे मुद्रा के कार्य को हम सामान्य तरीके से देखें तो एक होता है, इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला स्थैतिक कार्य और दूसरा प्रावैगिक कार्य। स्थैतिक कार्य में इसको प्रोफेसर किनले के अनुसार बांट सकते हैं 3 भागों में: प्राथमिक, गौण और आकस्मिक कार्य। और विविध कार्य में भी इसको हम बांट सकते हैं। और प्रावैगिक कार्य के अंतर्गत स्थैतिक और प्रावैगिक कार्य होता है। अब प्रोफेसर किनले के अनुसार जो प्राथमिक कार्य होते हैं, उसमें अगर हम मुद्रा की बात करें, मुद्रा के काम का, तो सबसे पहले होता है कि ये विनिमय का एक माध्यम होता है। हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मूल्य के मापन का कार्य होता है। जैसे एक पेन है जिसकी कीमत 40 रुपये है, तो हम क्या कहें कि उस किसी वस्तु को मेजरमेंट कर रहे हैं, ये मुद्रा का ही कार्य है। किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हम कहते हैं कि ये बुक है, इसकी कीमत 500 रुपये है, ये इसका एक मेजरमेंट करने का काम हो रहा है। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं कि ये विनिमय का एक माध्यम होता है और दूसरा मूल्य के मापन का ये कार्य करता है। गौण कार्य में भावी भुगतान का ये आधार होता है कि हमें कभी भी कुछ भी कार्य करना है तो उसके बदले में हमको उसको देना ही देना है। कोई भी अगर हम लेन देन करते हैं तो भुगतान करते हैं, हम मूल्य का संचय करते हैं तो मुद्रा के ही द्वारा करते हैं, और मूल्य का हस्तांतरण भी करते हैं। कोई चीज़ हमें खरीदनी है तो हम मूल्य को, उस मुद्रा को देते हैं ताकि हम उस चीज़ को अपने पास ले सकें। तो मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचय और भावी भुगतान का आधार, ये तीनों हमारे गौण कार्य के अंतर्गत आते हैं। और आकस्मिक कार्य के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि और पूंजी की तरलता में वृद्धि सम्मिलित हैं। इस तरह से ये मुद्रा के 3 कार्य हैं जो कि प्रोफेसर किनले के अनुसार इसको अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, गौण और आकस्मिक कार्य। विविध कार्य के अंतर्गत शोधन क्षमता की गारंटी की सुरक्षा और निर्णय का वाहक होता है। इस तरह से
परंपरागत कार्य के अंतर्गत इसको कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोफेसर किल्ले के अनुसार और दूसरा विविध कार्य। प्रोफेसर किल्ले के अनुसार में 3 भागों में प्राथमिक, गौड़ और आकस्मिक कार्य, और दूसरा विविध कार्य है। इसके अंतर्गत भी 2 भाग हैं, शोध क्षमता की गारंटी या सुरक्षा और निर्णय का वाहक। इस तरह से ये मुद्रा के कुल कार्य हैं। अब इस पर हम थोड़ा विस्तृत रूप में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।